जीएस सुपर 100 में एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपना कोड बता दें। कोड क्या होगा अपना आज का? जीवन को हमें भुनभुना कर नहीं बल्कि गुनगुना कर जीना चाहिए। जीवन जीने का जो तरीका है वह खुश और आनंद पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? खुशी और आनंद ही तो है ना। इसलिए हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमसे उनसे जूझना है, जीतना है और एकदम गुनगुना कर जीते जाना है। जिंदगी के गीत गाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन देखते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सिलेबस, किसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम पर्पस से कौन इम्पोर्टेंस है, किसका रोल ज़्यादा है, तो उस आधार पर हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश। क्या देखेंगे? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तीन पार्ट में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। एक क्या हो गया है? एक पार्ट ये हो गया है, ये हो गया मध्य उच्च प्रदेश। क्या हो गया है? मध्य उच्च प्रदेश। इसके ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश, यहाँ पर ध्यान से गौर करिएगा, अभी कंफ्यूज करेगा। इसके ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? मध्य उच्च प्रदेश। जबकि इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट ये क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और ये क्या है? बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश है, उसे भी 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार। मध्य उच्च प्रदेश में ही कौन सा है? मध्य भारत का पठार। फिर उसके बाद मालवा का पठार, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, फिर उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, फिर उसके बाद नर्मदा सोन घाटी। कौन कौन से हो गया? पहला क्या हो गया? मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा हो गया? नर्मदा सोन घाटी। तीसरा कौन सा हो गया? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। 5 पार्ट में मध्य भारत का पठार। आप एक काम करिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, सुनने का कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरा क्या है? देखने का। जितना ध्यान से देखेंगे, उतना ध्यान से सुनेंगे, उतना अच्छा आप उसमें क्या कर पाएंगे? गेन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं क्या है? मध्य भारत का पठार। ये इमेज को एकदम दिमाग में बना लीजिए, एकदम कहाँ पे क्या है, कैसे है। तो मध्य उच्च प्रदेश 3 पार्ट में है, यहाँ से अलग हुआ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश में भी कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट में कौन कौन से हो गया? एक मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। मध्य भारत मतलब जो भारत के मध्य में पड़ता है वो मध्य भारत का पठार हो जाएगा। उसके नीचे कौन सा हो जाएगा? मालवा। यहाँ पर मालवा निकला, उससे मालवा का पठार हो गया। और ये बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड में बुंदेल रीजन है, वहां पर किसे बोल दिया गया? बुंदेलखंड का पठार बोल दिया गया। जबकि रीवा पन्ना वाला इलाका क्या बोल दिया गया? रीवा पन्ना का पठार बोल दिया गया। नर्मदा सोन घाटी, जहां से नर्मदा और नदी निकलती है, उसके आसपास के जो प्रवाहित क्षेत्र है, तो उन्हें क्या बोल दिया गया? नर्मदा सोन घाटी बोल दिया गया, उपजाऊ होने के कारण। फिर उसके बाद क्या है? नीचे क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। नीचे में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी है, तो उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी बोला गया है। बघेलखंड या पूर्वी पठार, बघेलखंड पूर्वी पठार जो क्या है? अलग है, उसको दिया गया है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 पार्ट में, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड या पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में 5 टाइप से: मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इस तरीके से क्या हो गया? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। एक मतलब मालवा का पठार कितना अवस्थिति, कितने डिग्री अक्षांश देशांतर है और क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है, कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं। पहले आज का अपना कोड क्या है उसको हम बताते हैं। हमारा आज का कोड होगा, हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे, है ना। क्या है? हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम ये सोचने लग जाएं
कुछ करने से पहले या कुछ सोचने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर हम क्या सोचेंगे, मतलब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमारे कुछ करने से, कुछ एक्शन लेने से लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, लोग क्या उसके बारे में सोचेंगे, तो हम फिर कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, यह जान लीजिए। इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, ठीक है। तो हमें करना है और लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। फिर इसी में आगे क्या है, लोगों का काम है आलोचना करना। आप अच्छे से अच्छा काम करिए, बुरा से बुरा काम करिए, उसमें आपकी आलोचना होगा। जब बुरा करेंगे तो आलोचना होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छा काम भी करते हैं उसमें आपकी आलोचना होगा। इस कारण से आलोचना करने दीजिए, हमें अपना कुछ करना है। लोगों का काम क्या है, आलोचना करना है, और हमें क्या करना है, कुछ नया करना है। हमें क्या करना है, कुछ नया करना है, बस। जब कोई नया करना है तो कुछ आलोचना तो होगी ही। जो अभी तक नहीं होता आ रहा है, आप कुछ नया चीज कर रहे हो तो उसमें आपको रुकावटें आएंगी, आलोचना होंगी। तो इस कारण से हमें क्या करना है, हमें जो करना है वो करना है, लोगों को जो कहना है करना है, ठीक है। तो हमारा आज का कोट ये है। तो हमें इससे मोटिवेट होके अपने काम पर लगा रहना। काम कैसा भी हो, हमारा मन लगना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट हो, प्रकृति को और हमारे समाज को प्रभावित ना करे, मतलब कि दुष्प्रभावित मत करें, और बाकी तो सब कुछ सही है। तो ये अपना कोट हुआ कि हमारा काम है क्या करना, सोचना, लोग को सोचने दीजिए जो सोचेंगे, हमारा काम है करना, लोग को कहने दीजिए जो कहना है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक विभाजन है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर कितने पार्ट में। हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को भौतिक विभाजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हमने डिवाइड कर दिया था मध्य उच्च प्रदेश को, और दूसरे पार्ट में हम लोग ने कर दिया था सतपुड़ा महकाल श्रेणी को किया था, तीसरे पार्ट में बघेलखंड का पठार किया था। तो उसी क्रम में हम मध्य उच्च प्रदेश के मालवा के पठार को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मालवा का पठार के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका लोकेशन क्या है, उसका क्या वर्षा कितना होता है, मिट्टी कौन सी है, फसल कौन सी है, और तापमान कितना होता है, और वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रभावित होती है, मतलब उसका क्या करेंगे, जलवायु वहाँ की कैसी है, उसका हम ज्योग्राफिकल पूरा इंडिकेशन है उसको हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ पर उसके आधार पर ही हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या ज़्यादा मात्रा में होगा, क्या कम मात्रा में होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, वहाँ क्या क्या संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे मिट्टी जानेंगे तो फसल समझ में आ जाएगा, फसल जानेंगे तो हम देख लेंगे कि वो इंडस्ट्रियल इलाका होगा कि नहीं होगा, खनिज जानेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, क्या कैसे वहाँ का विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मालवा के पठार को। मालवा के पठार में हम लोग देख रहे हैं, पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश का है। ये वाला पार्ट है, ये जो इलाका है सब पूरा, ये किसका है, मालवा का पठार का। मालवा का पठार का अगर हम लोकेशन देखें तो अक्षांश देखेंगे, देशांतर देखेंगे। हमने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया है, जिसमें अक्षांश होगा इसका 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। हमने बताया कि मध्य प्रदेश से कितना है, तो उसी में मध्य प्रदेश से कितना है 21 डिग्री सेल्सियस 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। तो उसी में जो मालवा का पठार है उसका क्या हो जाएगा, अक्षांश कितना हो जाएगा, उसका अक्षांश यही बताता है 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट तक। 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में ही है तो उत्तरी अक्षांश आएगा। अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार का देशांतर कितना है, तो उसको देखना होगा 75 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट। यहाँ 75 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक होगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो इसका इलाका कितना होगा, मतलब किस एरिया में है, क्षेत्रफल। हमने आपको बताया है कि क्षेत्रफल क्या कहलाता है, कोई भी वस्तु, चीज, स्थान, जितना भी स्थान घेरे वह उसका क्षेत्रफल, ये एरिया कहलाता है। ये पूरा इसका इलाका जो है ये सब क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल या एरिया कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है मालवा के पठार का, जो टोटल ऑफ एमपी
का 28.62% ऑफ एमपी है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, मालवा का पठार का ही है, जिसका कितना है 28.62% ऑफ एमपी है। यह हो गया इसका क्षेत्रफल, इसकी अवस्थिति। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी, ये मालवा का पठार है। मालवा, आपको हम बता दें, जो मालवा नाम पड़ा है वो नाम किससे पड़ा है, मालवा नाम पड़ा है लावा, लावा से हो गया। स्थानीय भाषा में लावा को हम लोग क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं। और वही मलबा जो हुआ तो मलबा से क्या हो गया, मालवा हो गया। जो मालवा हुआ इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। थोड़ा पठारी रीजन था इसलिए इसे पठार बोल दिए। यह दक्कन के पठार का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या है, मालवा का पठार, इसका नाम पड़ा है मालवा के कारण। अच्छा, हाँ, मलबा है तो मलबा किस चीज का होगा, जो वहां पर हम आपको बता दें दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। यहाँ पर एक बैल्कोनिक आया था, उसके कारण से पूरा पठार बन गया है। ज्वालामुखी हुआ है तो इस कारण से यहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी यहाँ का कैसा होगा, काली होगा। मेन मिट्टी कैसा हो जाएगा, यहाँ का काली मिट्टी हो जाएगी। कैसी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी। और इसके साथ साथ गहरी भूरी, 2 टाइप की मिट्टी है। मेन कौन सी है, काली मिट्टी, किसकी, मालवा के पठार की। फिर इसके बाद देखेंगे नदियाँ। नदियाँ कौन कौन सी है यहाँ मेन, नदियाँ वैसे बहुत कुछ हैं, बाकी कुछ हैं। उसमें हम देख सकते हैं माही, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा। माही भी उधर निकलती है, चंबल भी तो पूरा रीजन देती है। काली सिंध, चंबल बोल सकते हैं, चंबल मुख्य नदी है। चंबल के साथ साथ अन्य सहायक नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं वह किसकी हैं, वह सब इस रीजन में मालवा के पठार में होश करके प्रभावित होती हैं। फिर बेतवा भी इसी रीजन से गुजरती है, कुछ पार्ट, काली सिंध, पार्वती, एक्सेट्रा, इतना नदी देख सकते हैं। आपको मैथ में समझ जाना चाहिए। जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे बताएंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रभावित होती है, उसका अववाह तंत्र क्या है, तो वहाँ पर समझ लेंगे। बाकी इतना है, जो मालवा के पठार इस रीजन में जो नदियाँ हैं उसमें माही, चंबल, पार्वती और बेतवा, काली सिंध इत्यादि हैं, इस रीजन में बहती हैं। अगर हम बात करें यहाँ बारिश कितना होती है, तो बारिश भी यहाँ नॉर्मल मतलब ठीक ठाक होती है, कोई ना कम होती है न ज्यादा होती है। 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक जो यहाँ पर बारिश का माप है। बारिश का माप कितना है, 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक। अगर बात करें तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक, जो एक नॉर्मल बारिश या साधारण बारिश कहला सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं फसल। यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर मिट्टी है और यहाँ की जलवायु भी जो समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जलवायु को हेमसांग जो आए थे, चाइनीज लेखक थे, तो उन्होंने बताया था कि ऑल इंडिया वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी जो जलवायु है तो मालवा के पठार की ही जलवायु ऑल इंडिया वर्ल्ड में सबसे अच्छी जलवायु है। इसीलिए आज यह क्षेत्र संपन्न है। इंदौर जैसा शहर है, यहीं पे बिलोंग करता है, उज्जैन है। अपना मतलब भोपाल भी कुछ क्षेत्र पड़ जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये बहुत संपन्न रीजन क्षेत्र बोल सकते हैं। और यहाँ का जो जलवायु है बहुत अच्छी जलवायु है। हेमसांग ने यहाँ पर बताया था कि हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ वर्षा कितना होता है, 75 से लेकर 122 सेंटीमीटर तक। अगर हम बात करें कि फसल कौन सी होगी यहाँ, तो काली मिट्टी में, का से काली, का से कपास, का से काली, का से कपास। कपास बहुत ज्यादा बहुतायत में यहाँ पर होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। और अपने मालवा के पठार का जो रीजन है वहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। खासकर निमाड़ क्षेत्र जो है कपास उत्पादन के लिए फेमस है। कपास हो गया, गेहूं, नॉर्मल गेहूं की दलिया ही बोला जाता है मालवा के पठार को। गन्ना भी होता है, काली मिट्टी है, सोयाबीन, और क्या होता है, सोयाबीन भी होता है। क्या होता है, सोयाबीन। यहाँ पर क्या होता है, सोयाबीन की खेती की जाती है। तापमान की बात करें हम यहाँ पर, तो तापमान कितना है, तापमान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि यहाँ भी टेम्परेचर भी है, न ज़्यादा ठंडी हो रही है न ज़्यादा गर्मी हो रही है, नॉर्मल ठंडी नॉर्मल गर्मी। इंदौर क्षेत्र रहा है यह जो मध्य भारत है, मध्य भारत का राजधानी रहा है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है इंदौर क्षेत्र, क्योंकि ग्वालियर जैसे क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इंदौर को मध्य भारत का शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। और टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या यहाँ पर मतलब मुख्य चीजें हैं, क्या क्या हैं, तो अगर हम बात करें कि जो मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार कर्क रेखा
कर्क रेखा, मालवा के पठार से कर्क रेखा क्या करती है, मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और ये जल विभाजक का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये मालवा का पठार हो गया, ये किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है, जल विभाजक का काम करता है। मान लीजिए कोई ये पठार हुआ और यहाँ से पठार हुआ मान लीजिए, ठीक है, और इस पठार का ये पठार क्या कहलाता है, ये हो गया, हम आपको बता देते हैं, ये पठार हो गया। इसका हाइट के साथ क्या हो, जो मतलब उस पे कोई चोटी या पीक या शिखर नहीं होता है, जो उसका ऊंचाई वाला पार्ट होता है वो प्लेन होता है, समतल होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्लेटू या पठार बोला जाता है। जबकि जिसका पीक होता है, चोटी होता है, उसको पर्वत बोल सकते हैं, पहाड़ बोल सकते हैं, या माउंटेन बोल सकते हैं। तो मालवा का पठार है, बीच में हो गया पठार, उछला भाग, तो जब बारिश होगा, कोई नदियां होंगी तो कुछ का पानी क्या करेगा, इधर फ्लो होगा, कुछ का पानी क्या करेगा, इधर फ्लो होगा। मान लीजिए जैसे ये पेन है, ठीक है ना, ये पठार हो गया, ठीक है। अब यहाँ बारिश हुई तो आधा पार्ट इधर आके इधर बह के इधर चला जाएगा और इधर क्या बह के इधर वाला इधर चला जाएगा। ये किसका काम कर देगा, ये जल विभाजक का काम कर देगा। किसका काम कर देगा, ये जल विभाजक का काम कर देगा। इसलिए मालवा के पठार क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। और जल विभाजक जो जल होगा किसी नदियों में जाता होगा, तो मालवा का पठार है, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है हमने बात किया, चंबल, बेतवा, काली सिंह, पार्वती, इत्यादि, ठीक है। तो उस रीजन वाली जो नदियां हैं तो उनका पानी उधर से होकर जाएगा। जबकि नीचे साइड कौन सी, नर्मदा नदी है, तो ये बीच में पहाड़ है, इसका पानी विभाजक का कुछ पानी जो इधर को होगा इधर नर्मदा नदी में चला जाएगा, और जो ये उत्तरी पार्ट वाला पानी होगा वो किस में चला जाएगा, चंबल नदी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, चंबल एवं नर्मदा नदी के मध्य विभाजक का कार्य करता है मालवा का पठार। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध है। हमने बात किया है कृषि कौन कौन सी फसलें होती हैं, कपास होता है, सोयाबीन होता है, गन्ना होता है और गेहूं होता है। तो इसमें क्या है, ये बहुत संपन्न है। इसलिए इसे गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में ही होती है। इसलिए इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। इसलिए इसे मालवा के पठार को क्या कहा जाता है, गेहूं की डलिया कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि जो हेन सांग है ना, हेन सांग ने कहा था कि मालवा के पठार की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु दुनिया की सबसे सुंदर जलवायु है। ये बोल सकते हैं अनुकूल जलवायु है। हेन सांग जो चाइनीज लेखक थे, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में 600 ईस्वी में इंडिया विजिट में आए थे। तो उन्होंने बोला था कि जो भारत में मालवा के पठार की जलवायु है वो दुनिया में सबसे सुंदर जलवायु है। इस तरह हमारा मालवा का पठार कंप्लीट हुआ। प्लीज़ हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना फीडबैक सुझाव कुछ भी आपको देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। और हम आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश का जो हमने बेड़ा उठाया है पढ़ाने का कंप्लीट कोर्स, वो कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आप अपडेट रहने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, मालवा का पठार मध्य उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने देखा मालवा का पठार का क्या है, अवस्थिति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, फसल क्या है, वर्षा क्या है, तापमान क्या है और महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मिट्टी क्या है, नदियां कौन कौन सी। बस अवस्थिति, ये आपके एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बनाया जाता है, अभी हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आप इतना अच्छा लिख सकते हैं, लिखने का कम में ज़्यादा लिख भी सकते हैं। लोकेशन अवस्थिति क्या है, 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 75 डिग्री 17 मिनट से लेकर 79.79 डिग्री 4 मिनट ईस्टर्न लैंगिट्यूड। क्षेत्रफल की बात करें तो 88,202 वर्ग किलोमीटर। कितना है टोटल मध्य प्रदेश का, 28.62% ऑफ एमपी। मिट्टी काली मिट्टी, काली भूमि, नदियां कौन कौन सी हैं, माही चंबल, वर्षा कितना होता है, फसल कौन कौन सी, तापमान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कर्क रेखा यहाँ के मध्य से गुजरती है
और जल विभाजक नर्मदा एवं चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध है, इस कारण से इसे गेहूं की दलिया कहा जाता है। हेनसांग जी द्वारा यहाँ की जलवायु को दुनिया की सबसे सुंदर जलवायु कहा गया है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग देख रहे थे मध्य भारत का पठार। हमने आपको बताया था मालवा का पठार। अब मालवा के पठार के बाद क्या देखेंगे हम लोग, मध्य भारत का पठार, मध्य उच्च प्रदेश का सेकंड पार्ट, मध्य भारत का पठार। ये कौन सा रीजन है जो है, ये मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। अब इसका हम लोग देखेंगे अवस्थिति क्या है, वर्षा क्या है, तापमान क्या है, फसल क्या है, नदियाँ क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कौन सा स्थान है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बस इतना ही सब का देखना है, बस हो गया। तो हम लोग आइए देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार में क्या देखेंगे, अवस्थिति यानी लोकेशन, कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। तो अक्षांश हम बात करते हैं तो इसका अक्षांश कितना है, 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने आपको अक्षांश के बारे में बताया है, अक्षांश कैसा होता है। ये यहाँ से अक्षांश होगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के ये इसका हाई पॉइंट जो है 26 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। जबकि बात करें देशांतर की, क्या बात करें, देशांतर की, किसकी बात करें, देशांतर की, तो देशांतर क्या है 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर है, 10 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ से ऐसा देशांतर, यहाँ से ऐसा अक्षांश हो जाएगा। अब बात करें हम क्षेत्रफल का, तो मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, 32,896 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो टोटल मध्य प्रदेश का 10.8% है। कितना है, 12.78% है मध्य प्रदेश का। फिर बात करते हैं मिट्टी, यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जो मध्य भारत का पठार है। एक मध्य उच्च प्रदेश अलग है, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। उसी 5 पार्ट में फर्स्ट हमने पढ़ा मालवा का पठार। अब मालवा के पठार के बाद क्या पढ़ेंगे, मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत के पठार में प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो इसमें ये क्या देखेंगे हम लोग, इसका लोकेशन देख लिया, इसका एरिया देख लिया। अब यहाँ पर मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी वहाँ पे डिपेंड करता है वहाँ क्या कैसा है। तो यहाँ पर विंध्यन का मतलब यहाँ पर क्या पाए गए हैं, कगार पाए गए हैं, बहुत सारे कगार पाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, जलोढ़ मिट्टी है। और चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। कौन सा नदी, चंबल नदी। देखिए नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, चंबल नदी, पार्वती नदी, कूनो, सिंध कुमारी। चंबल, पार्वती, कूनो, सिंध कुमारी। चंबल नदी निकलती है, पार्वती निकलती है, कुमारी निकलती है, सिंध। अब जब यहाँ से नदी निकलती है और नदी निकलती है और जहाँ पर मिट्टी कोमल हो या नाजुक हो, तो नदियाँ उसको बहा ले जाती हैं। तो नदियाँ बहा ले जाती है और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, बीहड़ बन जाते हैं। वहाँ पर डाकू डकैत हो जाता है। फूलन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, डकैत। तो यहाँ पर क्या है, जो मिट्टी है, मिट्टी जलोढ़। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है बाद में, लेकिन हम इतना यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़, जल ओढ़। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बोलते हैं ना, साड़ी ओढ़ना, है ना, मतलब सिर ओढ़ना बोल सकते हैं। हमारे गांव में तो बोलते हैं कि मूड ओढ़ लेना, है ना। तो उसको क्या है, जो यहाँ का मिट्टी भी है ना, तो जल को क्या है, जल को अपने ऊपर ओढ़े हुए है, उसमें जल क्या है, मिला हुआ है। इसलिए इस मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ काली। जलोढ़ है लेकिन कलर क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी है और उसमें जलोढ़ लिया तो क्या हो गया, जलोढ़ काली मिट्टी। अब यहाँ पर हम बात करें फसल कौन कौन सी होता है, तो फसल यहाँ पर कौन सा होता है, सरसों और चना। चना होता है राजस्थान जो इलाका है, इससे बॉर्डर लगता है, चना राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। और जो मध्य प्रदेश का इस वाला मध्य भारत का पठार वाला रीजन है, वहाँ पर चना होता है। चना के साथ साथ जो सरसों या राई जिसे बोल सकते हैं, राई जिसका क्या बनता है, तेल बनता है, सरसों सौग, है ना। तो उसका उत्पादन यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है।
सरसों का मतलब इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी जब हम लोग क्लास अपना ये अपलोड मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस टाइम पे सरसों का डिमांड, क्योंकि जो पाम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, उनका मांग क्या हो घटती जा रही है। इसके कारण सरसों की कीमत बढ़ते जा रही है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो अपना एक्सपोर्ट सिस्टम है, मतलब क्या बोल सकते हैं, करेंसी, फॉरेन करेंसी हम लोग का बढ़ जाएगा, FDI जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पर फसल कौन सी होती है, सरसों और चना की फसल होती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तथ्य हमने बताया वही कि बीहड़ क्षेत्र है ये, यहाँ पर नदी जो है मिट्टी को बहा ले जाती है और उसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहलाते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं, एक तो बीहड़ जिससे डाकू तैयार, जिससे विकास नहीं, आज तो उतना समस्या नहीं है, लेकिन इतिहास में अगर हम बात करें तो बहुत सारे डाकू यहाँ पर हुए हैं, जो फूलन देवी नाम के थे, बहुत चर्चा में रही हैं, मूवी भी बना हुआ है, बैंडेड क्वीन ऐसे नाम से कुछ मूवी है उनका, और कई सारी मूवी बन चुका है, तो उनके बारे में बताया गया। उनका आप अगर आप देख रहे हैं, जानना चाहते हैं तो उनके बारे में देखिएगा, BBC ललन टॉप, हमारे सौरभ द्विवेदी जी उनके मतलब अभी ग्राउंड रिपोर्ट भी किए हैं। और बीहड़ का उन्होंने एक अच्छा अभी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया है, बीहड़ का तैयार किया है, तो आप देख सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने सब बताया, वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक और मतलब समस्याएं पैदा हो रही हैं। बीहड़ है तो इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, और जो सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, लड़कों का वहाँ जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है, इस कारण से, हालांकि वो तो नॉर्मल समस्या, पर वहाँ और ज़्यादा होती जा रही हैं। ये जो क्या जोग्राफिकल प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती जा रही हैं, और सोशल प्रॉब्लम होती जा रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे होती जा रही हैं। अभी सरकार ने कुछ काम किया है, पर होता है, धीरे धीरे चलेगा, देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग क्या बढ़ते बात करते हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, मृदा अपरदन की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको बोलते हैं मृदा अवनालिका भी बोला जाता है, सॉइल इरोजन भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना मध्य भारत का पठार। ये रीजन क्या कहलाएगा, मध्य भारत का पठार। लोकेशन क्या है, और लोकेशन बाद एरिया क्या है, मध्य प्रदेश का टोटल कितना है, कौन सा यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ काली मिट्टी, उसके हिसाब से फसल कौन सी होगी, सरसों हो रही है और चना होता है। पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, मृदा अपरदन और बीहड़ की समस्या। बात करें यहाँ पर टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी थोड़ा पर यहाँ पर बढ़ जाती है, ठंडी में भी थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, पर थोड़ा सा हो ही जाता है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्या रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा भी विशेष नहीं होता है, 25 डिग्री से 25 सेंटीग्रेड से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। कितना, 25 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा मध्य भारत का पठार। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार हम बात करें तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कौन सा रीजन आएगा। जैसे ये क्या हो गया, मालवा का पठार हो गया, वैसे पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको, यहाँ पर मध्य भारत का पठार हो गया। अब यहाँ पर कौन सा हो गया, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पे रीवा रीजन है, पन्ना रीजन है, दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है, प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना कर दिया गया है। तो रीवा पन्ना का यहाँ पर क्या है, पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार है, रीवा पन्ना का पठार है। तो हम बात करें तो इसमें देखना होगा हमें इसका लोकेशन क्या है। 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका देशांतर इन लॉन्गिट्यूड कितना है, 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट ईस्टर्न लैंगिट्यूड। यहाँ का देखें एरिया, क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर एरिया कितना है, 31,954 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है, जो टोटल एमपी का 10.37% है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी नदी पाई जाती है, तो इस रीजन में टोंस, केन, बीहड़ और तमस नदी यहाँ पर बहती हैं। और मिट्टी हम बात करें तो लाल काई लाल पीली लाल मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी लाल काई लाल पीली लाल मिट्टी है। और वर्षा की बात करें 75 से लेकर 124 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर बारिश होती है। अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान कितना रहता है, 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, पठारी रीजन है, तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर
42 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। बात करें यहाँ पर चोटी है, गुडविल चोटी है, यहाँ पर सद्भावना शिखर है जो दमोह कालुम्बे में पाई जाती है। कौन सी है? दमोह कालुम्बे में 751 मीटर इसकी हाइट है। ये बुंदेलखंड के पठार के साथ जो पहाड़ है तो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है शायद, ठीक है ना। कितना है? गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, दमोह कालुम्बे 751 मीटर इसका क्या है? हाइट है। तो ये अपना क्या हो गया? रीवा पन्ना का पठार भी हो गया। रीवा पन्ना पठार में अवस्थिति हमने देखा, अवस्थिति कितना है? 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 10 मिनट यहाँ, 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ हो जाएगा। और हम क्षेत्रफल की बात करें तो 31,954। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेंस में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको लिखना होगा, इसलिए आपको थोड़ा डाटा क्लियर करना होगा मेंस के हिसाब से। बाकी प्री के हिसाब से यहाँ स्पेशल कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ अंडरस्टैंड के हिसाब से कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में कहाँ से बहती है उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर नदी कौन सी? टोंस, टेन, बीहड़, टमस। अगर बात करें मिट्टी कौन सी है तो मिट्टी यहाँ पर लाल, काली और लाल पीली है। लाल पूरे इस रीजन में कौन कौन सी मिट्टी है? लाल, लाल, काली, लाल पीली को पठार रीजन है और वो फ्लो होते होते आएगा और उस इलाके में मिट्टी जो होगा पठार से बहकर आएगा वो क्या होगा? लाल मिट्टी हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर जो मिट्टी है वो लाल, लाल काली, लाल पीली मिट्टी है। और यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें बरसात की तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। और चोटी यहाँ पर कौन सा है? गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, कालुम्बे दामोह में है जो 751 मीटर है। तो ये अपना क्या हो गया? रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, जो बुंदेलखंड के पठार में क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसमें क्या क्या लोकेशन है। तो हम आपको बता दें कि आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।